हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर। इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये चैप्टर आपके कोर्स का सबसे छोटा चैप्टर है और ये एक ही क्लास में, थोड़ी लंबी हो जाएगी बट एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो, केमिस्ट्री नहीं भी है फिर भी ये हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो है इसका नाम है फोटोन। फोटोन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू आया था। क्या बोलते हैं? इन द इंटरैक्शन of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called फोटॉन्स। पढ़ा है आपने? तो फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इनके एनर्जी क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ एक फोटॉन को क्या बोलते हैं? वन क्वांटा। ध्यान है ये बात। कौन सा रिलेशन इसको गवर्न करता है? E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी क्या होती है? H इंटू फ्रीक्वेंसी। H क्या कहलाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, इतनी बात ध्यान आ गई। सो बेसिकली सबसे पहला रिलेशन जो हम इसमें न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे वो क्या होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो एच सी बाय लैम्डा। सो ये सबसे पहला रिलेशन है जो हम इसके न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये आपने शायद केमिस्ट्री में अच्छे से किया भी हुआ है। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज when photon travels from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब फोटोन ट्रैवल करता है, मतलब लाइट की जब रिफ्रैक्शन होती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड है तो एच न्यू कांस्टेंट है, एच न्यू कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, ये जितने पॉइंट्स लिख रहा हूं ये सब काम के हैं। स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स from one medium to another। फोटोन की स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। पहला ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो तीन बेसिक पॉइंट हुए। एक हुआ E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। सेकेंड पॉइंट फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम या फिर व्हेन फोटोन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये जरूरी नहीं है विजिबल लाइट, ये कोई भी रेडिएशन हो सकती है, गामा रेज हो सकते हैं। एवरी रेडिएशन वो किसको कंसिस्ट करती है? फोटॉन्स को। स्पीड जो है फोटोन की वो चेंज होती है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम या व्हेन रेडिएशन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 है। मतलब पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं फिर मैथमेटिकली भी देखेंगे। रेस्ट मास 0 होने का मतलब दैट इज फोटोन does not exist at rest। मैंने बोला लाइट आ रही है, इसका एक फोटोन पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते, पकड़ोगे खत्म।
क्यों? एनर्जी है वो, उसका कोई रेस्ट मास नहीं है, मतलब मास जब वो रेस्ट पे आए तो उसका कुछ मास वो नहीं है। ऐसा क्यों? आपको रिलेशन ये मालूम है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये रिलेशन ध्यान है, ध्यान है। एनर्जी ये उसका था आइंस्टाइन का रिलेशन। एम नॉट कितना हुआ, रेस्ट मास कितना हुआ, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ फोटोन के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, सब्सटीट्यूट m नॉट हो जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या हुआ, 0। देयरफॉर रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ये पेपर में 1 मार्क में आ जाती है, 2 मार्क में भी आ जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन मतलब जब वो मोशन में है तो इफेक्टिवली उसका कितना मास है वो हम ऐसे निकालते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, आइंस्टाइन का रिलेशन। और इसमें हमने देखा एच न्यू, तो आपके पास जो इफेक्टिव मास हुआ वो हुआ एनर्जी बाय सी स्क्वायर या फिर एच न्यू बाय सी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा लिखो तो ये आ जाएगा एच बाय सी लैम्डा। तो ये जो m है ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इसका काम कहां आता है, इसका काम आता है अगर आपको मोमेंटम निकालना। और मोमेंट फोटोन जो है वो रेस्ट पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता, मोशन में एग्जिस्ट करता है। मोशन में कोई चीज होती है तो उसका मोमेंटम होता है। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर आपको निकालना हो तब ये यूज हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, एम सी मास इनटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा E बाई सी, एक रिलेशन आ जाएगा, H न्यू बाई सी दूसरा रिलेशन आ जाएगा, और तीसरा H बाई लैम्डा है तीसरा रिलेशन आ जाएगा। ये किसका रिलेशन है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं दोनों, मास का इतना ज्यादा नहीं बट ये बहुत ज्यादा यूज होगा मोमेंटम का, एनर्जी बाय वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, सिंगल वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन of wavelength lambda and power P is given by N is equal to P by E। अभी मतलब बताता हूं क्यों, पावर बाय एनर्जी, सो पावर बाय H न्यू, न्यू को C बाय लैम्डा, सो पावर इंटू लैम्डा बाय H C। समझ में आया, ये रिलेशन है। ऐसा क्यों है, जरा लॉजिक समझो, ध्यान देखना। आपको बोला नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक फोटॉन की एनर्जी h न्यू है, तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, 1 फोटॉन उसकी एनर्जी है h न्यू, सो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, n इंटू एच न्यू। मानते हो, मानते हो, यूनिटरी मेथड। नाउ दिस आई एम टॉकिंग n photons per second, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड एनर्जी कितनी हो गई, 1 सेकेंड एनर्जी कितनी हो गई, n इंटू एच न्यू। n फोटॉन्स की जो एनर्जी है, n फोटॉन्स 1 सेकेंड में एमिट हो रहे हैं, तो n फोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी हो गई, n इंटू एच न्यू हो गई। और ये 1 सेकेंड में है तो 1 सेकेंड की टोटल एनर्जी कितनी होगी, n इंटू एच न्यू। एनर्जी पर सेकेंड क्या कहलाता है, पावर। तो पावर इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या हो गया, पावर बाय एनर्जी। इजी,
समझ में आ गया ये कैसे बना रिलेशन, वो ये मैंने यहां एक्सप्लेन किया। दोबारा सुनो, मैंने बोला एक फोटोन की एनर्जी है h न्यू, एक सेकंड में n फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो n फोटॉन्स की एनर्जी होगी n इंटू एच न्यू, मानते हो? n फोटॉन्स की एनर्जी हो गई n इंटू एच न्यू या n इंटू ई। n फोटॉन्स की एनर्जी है वो एक सेकंड में एमिट हो रहे थे, यानी एक सेकंड की एनर्जी कितनी होगी n इंटू ई। एक सेकंड की एनर्जी क्या कहलाती है? पावर। सो पावर कितना हो गया n इंटू ई। सो आपके पास रिलेशन बन गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन is the energy crossing per unit area normally per second। इसको हम एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से पास कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी का रिलेशन क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर, पावर अपॉन एरिया। ये रिलेशन हुआ इंटेंसिटी का। ठीक है, समझ में आई बात? सो इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या हुआ? मोमेंट, अपना पावर, सो पावर अपॉन एरिया। ठीक है जी, या फिर यूनिट इसके क्या होंगे? वॉट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब जरा कुछ पॉइंट्स और बहुत ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी में आपने देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी में इफ इंटेंसिटी of radiation of given wavelength, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is increased, then number of photons incident on the given area is increased। क्या फर्क है? ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ाया, इसका मतलब मैंने फोटोन की एनर्जी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी अगर बढ़ाया तो मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया। फर्क समझ में आया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एक फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना, तो ओवरऑल रेडिएशन की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि रेडिएशन क्या है? कंसिस्ट कर रही है किसको? नंबर ऑफ फोटॉन्स को। तो हर फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल एनर्जी इंसिडेंट बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी में एनर्जी नहीं बढ़ती, इंटेंसिटी में फोटॉन्स उतने ही एनर्जेटिक होते हैं, बट ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है वेव नेचर और रे नेचर में। इसमें वेव नेचर में, सॉरी रे नेचर में इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी को कोरस्पॉन्ड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करती है, जबकि वेव नेचर में इंटेंसिटी एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करती है। आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, और उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने इंटेंसिटी निकाली थी। सो वेव नेचर में, वेव इफेक्ट में इंटेंसिटी जो है वो क्या किसको कोरस्पॉन्ड करती है? एनर्जी को। और रे नेचर में जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको कोरस्पॉन्ड करती है? एनर्जी को। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। इसकी डिटेल्स और आगे आएंगी थोड़ी सी। क्लियर? ये सारी बातें क्लियर? एक बार सारे पॉइंट्स दोबारा देख लेते हैं। फोटॉन्स का में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? फोटोन में पहला पॉइंट पढ़ा कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है? एच न्यू। एच न्यू मतलब एच सी बाय लैम्डा। दूसरा, किसी भी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि फोटोन जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्पीड ऑफ फोटोन वो चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। अगला पॉइंट हमने पढ़ा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। कोई भी फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसका हमने छोटा सा प्रूफ देखा। क्या रिलेशन था? m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m नॉट हुआ m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको v को c के इक्वल डालो, क्योंकि फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट।
V और C कट जाएंगे, आंसर क्या आया 1 - 1 0। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है 0। इफेक्टिव मास निकालना है तो E = mc² या E = h न्यू, दोनों को इक्वेट करो, m आ गया h न्यू बाई c², बाकी रिलेशन उसी से निकल जाएंगे। फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा डाला, एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन mc, मास आप निकाल चुके इफेक्टिव मास, इनटू c करो, h बाय लैम्डा आ जाएगा क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू या एक फोटोन की एनर्जी E, n फोटॉन्स एक सेकंड में आने तो टोटल एनर्जी एक सेकंड की कितनी होगी ne, एक सेकंड की टोटल एनर्जी कहलाती है पावर, तो पावर क्या फॉर्मूला कितना हो गया n × E, या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या हो गया, पावर अपॉन एनर्जी। ठीक, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ रेडिएशंस या नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकंड थ्रू ऑन द सरफेस, वो दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, सो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, पावर अपॉन एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, इट मींस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ यूनिट एरिया। What we are not doing, we are not changing the energy of photon, what we are changing is the number of photons falling on a unit area. Clear? अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं कर रहा हूं, वो आपके असाइनमेंट्स में होंगे। मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला करता हूं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कह रहे हैं एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद शॉर्ट वेवलेंथ एंड at 0.66 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ दिया कि वेवलेंथ एक उसका 0.66 एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी निकालना है। एनर्जी कितना होगा, h c बाय लैम्डा, h न्यू होता है। अब आपको h पता है 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू मालूम है 3 × 10⁸, वेवलेंथ मालूम है 0.66 × 10⁻10। इजी हो जाएगा, इतना जूल्स कैलकुलेशन हो जाएगी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। जनरली एक और बात, मैं जानबूझ के इतना इजी क्वेश्चन जानबूझ के किया। जनरली जब भी हम रेडिएशन की एनर्जी की बात करते हैं तो हम एनर्जी जूल्स में नहीं निकालते, हम एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो बेटर रिजल्ट वुड बी 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 0.66 × 10⁻10, देखो कटेगा ना, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट आएगा 18.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.8 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिजल्ट आएगा। समझ में आ गई लॉजिक, क्लियर? और देखते हैं क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगला क्वेश्चन, कहता है हाउ मेनी फोटॉन्स, ध्यान से, how many photons per second does a 1 watt bulb emit? ध्यान से, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। आपको पावर दे दी 1 watt, पावर दे दी 1 watt, emit if its efficiency is 10%, efficiency दी है 10%, and the wavelength of light emitted is 500 नैनोमीटर। लैम्डा जो वो एमिट कर रहा है वो है 500 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं चाहूं तो वो फॉर्मूला यूज करूं, मैं नहीं भी कर सकता, मर्जी मेरी है। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट से करो चीजें इजी रहती हैं। कैसे, लेट्स सी। आपको बोला कि बल्ब की पावर है 1 वॉट, बल्ब की एफिशिएंसी है 10% और 500 नैनोमीटर वेवलेंथ है। लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट थिंग, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, वो होगा h c बाय लैम्डा। होगा। मैं जानबूझ के, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक चीज कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि पावर मुझे वॉट में दी है विच इज जूल पर सेकंड, एसआई यूनिट्स में, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज नहीं करूंगा। कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 10⁻⁻7 डिनोमिनेटर में,
ऊपर जाके 8 7 15 15 माइनस 34 के साथ हो गया 10 टू द पावर माइनस 19, क्या बचा 6.6 इंटू 3/5। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे 10 आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20 और ऊपर आ जाएगा 6.6 इंटू 6, 39.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। ये हुआ बेटा 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये क्या हुआ, एक फोटोन की एनर्जी। नाउ इफ n photons are emitted per second, एक सेकंड में n फोटॉन्स अगर एमिट हो रहे हैं, मतलब पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड। ये कौन सी पावर होगी, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, n इंटू 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स पर सेकेंड, मतलब वॉट। मानते हो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफिशिएंसी इज 10%। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी है, 1 वॉट का बल्ब है तो इनपुट पावर हो गई 1 वॉट। सो आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट पावर आ जाएगा 0.1 वॉट। सो सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, सेकेंड एंड थर्ड को इक्वेट करो, आंसर आया n इंटू 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज 0.1। सो n आ गया 0.1 अपॉन 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऊपर है 10 टू पावर माइनस 1। सो ये आता है सॉल्व करके 0.253, 1 अपॉन 3.96 आता है 0.253 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर है माइनस 1, नीचे से आया 18, तो ये हुआ 10 टू द पावर 18। सो 2.53 इंटू 10 टू द पावर 17, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए पर सेकेंड। आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, एक और देखते हैं, क्योंकि सोचने वाले थोड़े यही वाले हैं, बाकी इजी इजी हैं। एक और देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहे मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ और मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेजर। ये फ्रीक्वेंसी है। द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। पावर दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। पहला पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम कितना होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी हो जाएगी h न्यू। h कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 टू द पावर 14। सो ये आपके पास आ जाएगा 39.6 आ रहा है वैसे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, मैंने 3.96 लिख लिया, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये एनर्जी आ गई फोटॉन्स की। क्लियर, एक फोटोन की। बी पार्ट में आपको बोला हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इज एमिटेड। एफिशिएंसी नहीं दी हुई, सिंपल नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या फॉर्मूला बताया था, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट। नंबर ऑफ फोटॉन्स 3.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो कह रहा है फोटोन हैज एन एनर्जी इक्वल टू 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन दिया है 10 टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है। माइंड इट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आप एच सी बाय लैम्डा या कुछ भी लगाओगे एनर्जी के लिए तो सबसे पहले इसको जूल्स में चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ, एनर्जी दिया है, वेवलेंथ निकालना है। एनर्जी को क्या लिखते हो, एच सी बाय लैम्डा, तो सबसे पहले एनर्जी को कन्वर्ट करो। यही गलती होती है, एनर्जी कन्वर्जन बच्चे नहीं करते। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12
जूल्स। ये एनर्जी हो गई, इसको इक्वल कर दोगे hc बाय लैम्डा के, तो वेवलेंथ कितनी आ गई h 6.6 इंटू 10⁻34, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻, एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻19 -12, आंसर आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है बेटा, सो ये सबसे पहला टाइप का क्वेश्चंस थे, और हर टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक कर दिया सो दैट कि अब आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना है। So you need to provide energy to electrons so that it gets ejected out of metal surface. That energy is known as work function. So energy required by an electron to get ejected out of metal surface is called work function। पता है ना आपको, ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू रिक्वायर सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसमें कोई शक नहीं। ओके, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन है तो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड तो करनी है। वो एनर्जी अगर मैं किसी तरह प्रोवाइड कर दूं इलेक्ट्रॉन से, इट विल गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। नाउ आई कैन प्रोवाइड दैट एनर्जी बाय एनी मींस। मैं अगर हीट से प्रोवाइड करता हूं तो दैट एमिशन इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। मैं अगर रेडिएशन फॉल करवा के करता हूं तो दैट एमिशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो कई टाइप के एमिशंस होते हैं, जैसे सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, यू प्रोवाइड हीट टू मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स गेन दैट हीट एनर्जी एंड दे गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, दैट एमिशन इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड एमिशन जो है इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव, और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ाते गए और नेगेटिव बढ़ाते गए, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, खींचेंगे ना, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल सरफेस, सो दैट इज नोन एज फील्ड एमिशन। थर्ड कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसकी हम इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, आपके पास एक मेटल सरफेस है, आपने एक रेडिएशन फॉल कराई इस मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स ने वो रेडिएशन गेन की एंड दे गेट इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में बात करते हैं। दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी मैथमेटिकल डिटेल सब आएंगी। एंड फोर्थ जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये ज्यादा काम नहीं आता, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, आपके पास एक मेटल सरफेस है, एक इलेक्ट्रॉन यहां लिया, इसको एक्सेलरेट करवाया, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट करवाया, एक्सेलरेट कराऊंगा तो क्या होगा, ये आगे की तरफ भागेगा, इस सरफेस पे आके स्ट्रक करेगा और यहां के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके अपने साथ बाहर ले जाएगा। दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। एक बहुत हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल अपने स्ट्राइक करवाया, इलेक्ट्रॉन के साथ उसने अपनी एनर्जी शेयर की, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसने इलेक्ट्रॉन को दी और दोनों मिलकर बाहर चले गए। दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। ये काम नहीं आएगा, मेन काम ये तीन पता होने चाहिए ज्यादातर, और ये इस चैप्टर में डिटेल में आएगा, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इसके इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आ जाते हैं इसकी डिटेल्स पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a photosensitive surface। फोटोसेंसिटिव सरफेस मतलब जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं लाइट फॉल कराने पे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सरफेस व्हेन लाइट of suitable frequency
falls on the surface is called photoelectric effect. ठीक है, लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन को एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट इट गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन अमाउंट की एनर्जी चाहिए। जो रेडिएशन का फोटोन फॉल कर रहा है उस फोटोन के पास कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना, ताकि वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे और वो बाहर निकल पाए। सो कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए फोटोन को सो दैट कि वो अपनी एनर्जी किसको प्रोवाइड कर दे, वो प्रोवाइड कर दे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को। मतलब कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए फोटोन को, मतलब कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस फोटोन के, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency of incident photon for which photoelectric emission takes place। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर होगी तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन, अभी देखो सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए बाहर निकलने के लिए। मेरे पास एक फोटोन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, वो आया स्ट्राइक किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। पर इलेक्ट्रॉन के पास और कोई एनर्जी तो है नहीं, जितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिली थी वो उसने कंज्यूम करके बाहर आ गया। कंज्यूम करके जब बाहर आ गया तो बाहर आके तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची। सो अगर सपोज मैं 2 की जगह ऐसा फोटोन यूज करता हूं, लेट्स सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके पास एनर्जी, उसने स्ट्राइक किया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन ने गेन की, बाहर निकला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम करके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास बच गई, तो वो मूव कर सकता है। मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये सिचुएशन ऐसी कुछ है, आपके पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेडिएशन फॉल की एच न्यू एनर्जी की, एच न्यू एनर्जी मतलब मैं एक फोटोन की एनर्जी की बात करता हूं, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की और ये बाहर आ गया, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू, थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम कर ली, जो एनर्जी कंज्यूम की दैट इज वर्क फंक्शन, रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब मैक्सिमम मैं क्यों लिखा, बाकी लॉसेस भी तो हो सकते हैं, वो अगर नहीं कंसिडर कर रहे तो पूरी की पूरी जो एक मेरे एग्जांपल में जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची वो उसके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वो मैक्सिमम हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम ही होगी, क्योंकि थोड़े से बाकी लॉसेस भी तो होंगे, उनको हम नहीं कंसिडर कर रहे। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने गेन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने गेन किया, 2 कंज्यूम किया, 1 बच गया, 1 क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास हो सकती है। 1 से कम ही होगी क्योंकि बाकी लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत काम आएगी। ठीक, अच्छा जी, वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए, मिनिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने उसको क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन को मैं एच न्यू नॉट भी लिख सकता हूं, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है कि नहीं। तीसरी बात, अगर मैं इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट लिख दूं तो ये लैम्डा नॉट कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी अगर हमें मिनिमम है, एच सी बाय लैम्डा इनवर्स रिलेशन है,
तो एनर्जी अगर सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी ना, वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सो वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सी बाय लैम्डा नॉट लिखता हूं तो लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो ओवरऑल रिलेशन मेरे पास बना एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। इसको अब आप किसी भी फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वर्क फंक्शन की फॉर्म में दिया है तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एक ही बात है, किसी भी फॉर्म में याद करो, पर ये काम आएंगी दो ये रिलेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब इसके देखते हैं इफेक्ट्स। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब जरा ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक बना रहा हूं, एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेट्स हैं। वन इज प्लेट P, वन इज प्लेट Q। प्लेट P इज द फोटोसेंसिटिव सरफेस, और Q को हमने कैथोड नाम दे दिया। क्या होता है अभी थोड़ी देर में आता हूं, पहले सर्किट डायग्राम देखो। इसके सीरीज में लगाया एक मिली एमीटर ताकि करंट मेजर हो सके, और पैरेलल में लगाया वोल्ट मीटर जो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सके, और इस पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस तरह से ताकि मैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकूं। एक मिनट, थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है इसका डायग्राम अच्छे से याद करना बेटा। ठीक है, अब ये किया क्या मैंने, जरा ध्यान, अभी थोड़ी देर में सब एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये एमीटर का क्या काम है, करंट मेजर करना कि कितना करंट इससे पास हो रहा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। ये अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज क्या करती है, देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज जो है वो इस कैथोड और एनोड, कैथोड और फोटोसेंसिटिव सरफेस के बीच में होगी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज, ए और बी के बीच की वोल्टेज। ठीक है, जब करंट पास करेगा ड्रॉप होगा प्लस माइनस। सो अगर मैं ए और बी के बीच में वोल्टेज की बात करूं तो यहां पे नेगेटिव वोल्टेज है, यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगी। मैं अगर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूं तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ जाएगी, सो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सो इसीलिए ये खेल खेला है हमने, ताकि मैं ऊपर जो वोल्टेज है वो प्लस और माइनस दोनों कर सकूं। इसका यूज कहीं नहीं आएगा कि नीचे वाले सर्किट को एक्सप्लेन करो, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। बट ये होता क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा समझो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं तो यहां पे वोल्टेज बढ़ जाएगी ओवरऑल वोल्ट, और अगर इससे ज्यादा हो गई तो ओवरऑल वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं इसे राइट साइड शिफ्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, ओवरऑल वोल्टेज कम हो जाएगी, ओवरऑल वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगी, तो P पे पॉजिटिव हो जाएगी, B पे नेगेटिव हो जाएगी। सो ये चीज हम प्लस माइनस खेल सकते हैं इसमें। अब आ जाते हैं, इस पे लाइट फॉल करती है फोटोसेंसिटिव सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के, एक नहीं होगा बहुत सारे होंगे, कोलिजन्स भी होंगे, Q पे आता है। ये बेसिक सेटअप है। अब इसमें सबसे पहले हम इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी, दोबारा देखो मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं, यहां पे रफ डायग्राम, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर से।
P फोटोसेंसिटिव सरफेस, Q कैथोड। यहां पे लाइट आ रही है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ना, नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब करंट बढ़ना। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। पहले नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने का मतलब टोटल चार्ज इंक्रीज होना, टोटल चार्ज इंक्रीज होने का मतलब करंट बढ़ना। सो बेसिकली जब आप नंबर ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेंगे। इसी तरह अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी को कम करते हो तो कम नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉल करेंगी, कम नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉल करेंगी तो कम इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट होंगे तो क्या होगा, करंट कम होगा। सो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इंटेंसिटी वर्सेस करंट या करंट वर्सेस इंटेंसिटी, दोनों कोई भी कहीं भी बना लो। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये था पहला इफेक्ट। दूसरे इफेक्ट पे आते हैं, इसका नाम है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इनके ग्राफ्स आते हैं एग्जाम में बहुत। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू, कैथोड की। दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास वैक्यूम ट्यूब, कैथोड, फोटोसेंसिटिव सरफेस, कैथोड। रेडिएशन यहां फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ध्यान से देखना बहुत। अब मैं इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू वर्सेस करंट, आई मतलब करंट, इंटेंसिटी नहीं। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा इस ग्राफ को। मैंने सपोज इस क्यू का पोटेंशियल 0 रखा, या ना पॉजिटिव दिया ना नेगेटिव दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को उधर से कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी बाहर निकल रहे निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कोई भी ऑल्टरनेट जिगजैग पाथ लेंगे, कोलाइड करेंगे, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही। बहुत देर के बाद क्यू पे पहुंचेंगे। सो टाइम ज्यादा लगा उन्हें तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम ज्यादा तो करंट कम। सो बहुत मिनिमल करंट पास करेगा जब पोटेंशियल 0 होगा। इतनी बात समझ में आती है। आप ये दो प्लेट्स हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जब मर्जी पहुंचेगा, उसके लिए कोई कंपल्शन तो नहीं है इसको जल्दी पहुंचना है। सो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। बट अगर आप Q के पोटेंशियल को पॉजिटिव बनाते हो, Q को मैंने पॉजिटिव दिया, इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट दी थी, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, बट बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उसके पास अपनी एनर्जी भी है, तो कोलिजन्स तो होंगे, बट ओवरऑल पाथ पहले के कंपैरिजन में स्ट्रेटन अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब अब जो मैं ब्लू से मार्क करूंगा, ये अब पोटेंशियल पॉजिटिव आने के बाद है, ये निकला, इस तरह का कुछ पाथ पहले के कंपैरिजन में स्ट्रेटन अप हुआ, मतलब टाइम कम हो गया। पहले से टाइम कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। सो करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा। मैंने और पॉजिटिव किया, पाथ और स्ट्रेट हो गया, पहले के कंपैरिजन में करंट और बढ़ गया। एक वक्त क्या होगा कि पाथ विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा पाथ। इससे छोटे टाइम का पाथ तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद कुछ वोल्टेज पे जाके करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। दोबारा समझो, मैंने बोला ये प्लेट थी P, ये प्लेट थी Q। P पे फोटोसेंसिटिव सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। Q पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जब मन करेगा पहुंचेगा। टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, करंट बहुत कम होगा। अब आप Q को पॉजिटिव कर दो, अट्रैक्शन आएगी, पाथ पहले के कंपैरिजन में सीधा हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा, करंट बढ़ जाएगा। और ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दो, पाथ और स्ट्रेट हो जाएगा। और वोल्टेज बढ़ाओ, पाथ और स्ट्रेट हो जाएगा। एक वक्त क्या आएगा, पाथ एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो दैट इज द मिनिमम टाइम पाथ। मिनिमम टाइम पाथ तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके आगे के पार्ट पे।
ये सब पाथ को मैं हटा देता हूं। अब सपोज Q को मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देता हूं, पर प्लस माइनस कर सकता हूं नीचे उससे रियोस्टैट को आगे पीछे करके। पॉजिटिव की जगह वोल्टेज मैंने Q को नेगेटिव दे दी। अब अगर मैं Q को नेगेटिव वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा? Q को अगर नेगेटिव वोल्टेज दूंगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव बेसिकली कर क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी इसके नेगेटिव वर्क से ज्यादा है तो वो पहुंचेगा, बट ऑब्वियसली जो बिना रिपल्जन वाला टाइम था उससे भी ज्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा? यहां पे जब कोई पोटेंशियल नहीं था तो इलेक्ट्रॉन का जब मन कर रहा था पहुंच रहा था, ये अपोज नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, तो टाइम ज्यादा था, करंट कम था। अब क्या होगा? अब ये अपोज भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इसकी रिपल्सिव वर्क से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, पर और ज्यादा टाइम लेगा तो करंट और कम हो जाएगा, तो अब करंट कम हो जाएगा। और अगर आप कम नेगेटिव वोल्टेज लगाते हो तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क कम होगा, नेगेटिव वर्क कम होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। और ज्यादा नेगेटिव वर्क करते हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो जाएंगे। इस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ का क्या मतलब है? करंट है मतलब नेगेटिव वर्क कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब हाफ mv² जो इलेक्ट्रॉन का है वो ज्यादा है चार्ज इनटू वोल्टेज से। ठीक, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आया इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जस्ट बराबर हो गई चार्ज इनटू वोल्टेज के। मतलब अब इतना नेगेटिव वर्क होना शुरू हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो था वो ऑपोजिशन पूरी पूरी मिल गई उसको, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल बंटाधार हो गया। इसके बियॉन्ड, मतलब इधर आगे तो करंट है ही नहीं, तो इस पूरे सेक्शन ऑफ द ग्राफ में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन से। वर्क डन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं, तो मतलब करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसके बाद समझ में आ गया लॉजिक? एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव वाला तो सबको क्लियर था, रिवाइज कर लेना एक बार दोबारा। नेगेटिव वाले पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये सामने वाली प्लेट क्या कर रही है? नेगेटिव वर्क कर रही है, उसको रोक रही है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसके नेगेटिव वर्क से, तो इलेक्ट्रॉन मरता क्या ना करता, धीरे पहुंचेगा, पर पहुंचेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव वर्क जस्ट बराबर हो जाए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो जाएगा। तब जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बियॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव वर्क और ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सो हाफ mv² अगर ev0 से कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हाफ mv² ev0 के बराबर होगा, उसी पॉइंट पे जीरो हो जाएंगे, बट उसके बियॉन्ड तो पहुंचेंगे ही नहीं। सो बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या समझ में आया? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला। सो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी ev0 के बराबर है, तो एक और रिलेशन आ गया, h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस ev0। बहुत काम आएंगे ये रिलेशन। सो ev0 कितना हुआ? h nu माइनस न्यू नॉट। सो वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ साथ ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, ये पूरा सेक्शन दोबारा पढ़ो अभी, क्योंकि खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी चीज है, पर अगर आता होगा तभी क्लियर होगी ये बात। ठीक, अगर आप पढ़ चुके हैं दोबारा से तब देखिए आगे। इसी में अगर मैं इंटेंसिटी चेंज कर दूं,
यही सेम ग्राफ बनाओ ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, ध्यान देना, ये ग्राफ था I1 इंटेंसिटी के लिए। अब मैं सेम ग्राफ बनाना चाहता हूं, वही करंट वर्सेस पोटेंशियल है। सेम ग्राफ बनाना चाहता हूं हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है? करंट बढ़ना। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट। ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो करंट बढ़ेगा, इजंट इट? तो करंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, हर वक्त करंट ज्यादा होगा। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं तो एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही शुरू में बताया था मैंने, इंटेंसिटी से किस पे फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, एनर्जी पे नहीं पड़ता। एनर्जी पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। आप खुद सोचो, सपोज करो ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस का वर्क जो अपना वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट कराई, 2 फोटोन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, एक एक दोनों के पास होगी। 2 की जगह 5 आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, पर पांचों के पास एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, एनर्जी तो नहीं बढ़ी। अगर एनर्जी नहीं बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। I2 बड़ा है I1 से, इंटेंसिटी बढ़ा दी, करंट हर मोमेंट पे ज्यादा होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एनर्जी पे इफेक्ट नहीं किया हमने, किस पे इफेक्ट किया? इंटेंसिटी पे। ठीक, यही सेम ग्राफ हायर फ्रीक्वेंसी के लिए बढ़ाऊं। मैंने अब पहले क्या किया? इंटेंसिटी बढ़ाई। अब इंटेंसिटी की जगह अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा ना। सो अब ग्राफ कैसा बनेगा? पहले ग्राफ ये था, सपोज ν1 फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतने ही रहे, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम आएगा। सो ग्राफ को नीचे से खोलोगे ऊपर से बंद हो जाएगा, ऊपर से खोलोगे नीचे से बंद हो जाएगा, दोनों तरफ नहीं खुलेगा, एक रेडिएशन के लिए। समझ में आई बात? दोबारा देखो एक बार इसको। मैंने बोला मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके बाहर निकल रहे हैं वो एनर्जी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी बढ़ गई, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो रिपल्जन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो नीचे से वो दूर हो जाएगा ग्राफ, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहे। आखिरकार सैचुरेशन कब आता है? जब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पहले भी फॉलो कर रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन बाद में भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब करंट दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया कि नहीं हो गया? मैक्सिमम सैचुरेशन करंट दोनों का क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये ग्राफ ν2 के लिए हुआ। क्लियर? इस पे बेस बहुत क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल्स एग्जाम में आते हैं। क्लियर है बेटा? नोट्स में से अब इसको वीडियो को पॉज करो, नोट्स में से दोनों टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ो। अगर आप पढ़ चुके हो तब आगे देखो। थर्ड पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा? देखो, आइंस्टाइन रिलेशनशिप हमने देखा था, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यही था, यही था। अगर थोड़ी देर पहले हम देखें तो हमने पढ़ा हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट के बराबर होता है। ठीक है, सो ई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एच न्यू बाई ई इज वर्क फंक्शन बाई ई प्लस वी नॉट, हाँ कि ना? तो वी नॉट की वैल्यू आई एच बाई ई इंटू न्यू
माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। ये रिलेशन क्लियर? कंपेयर इट विद, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। स्लोप क्या हो गया? h बाई ई, स्लोप हो गया h बाई ई विच इज अ कांस्टेंट, और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। y इंटरसेप्ट नेगेटिव है क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना हुआ? माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, और इस ग्राफ का स्लोप कितना हुआ? h बाई ई। h हमेशा कांस्टेंट है, h हमेशा कांस्टेंट है, e हमेशा कांस्टेंट है। ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। h हमेशा कांस्टेंट है, e हमेशा कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैं ये एक मेटल की जगह दो सरफेसेस के लिए बनाऊं, मेटल 1 मेटल 2, तो ग्राफ दोनों का पैरेलल बनेगा। वर्क फंक्शन दोनों का डिफरेंट होगा। y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन दोनों का डिफरेंट होगा, बट स्लोप दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या चीज क्या है वो बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इसी में एक वेरिएशन ग्राफ भी आया हुआ है एग्जाम में। अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इस ऊपर वाले ग्राफ को अगर मैं थियोरेटिकली भी सोचूं, जरा ध्यान देना एक और चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये मैंने पीछे डॉटेड क्यों बनाया वो उसका औचित्य बताता हूं। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जीरो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉल ही नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो रहेगा। अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर तभी आएंगे जब वो थ्रेशोल्ड को पार करेगी। सो जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आती तब तक ये जीरो रहेगा। ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पीछे इसीलिए डॉटेड बनाया कि एक्चुअल में वो पीछे ग्राफ नहीं गया, ग्राफ ये पहले जीरो है, बाद में ऊपर की तरफ है। जीरो की रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई? जब तक इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकल रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी ना। और ये एक्स इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर y कोऑर्डिनेट जीरो हो तो x इंटरसेप्ट निकलता है। जरा पुट करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को जीरो पुट करो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। सो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? थ्रेशोल्ड के बराबर। सो थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी तक आपका क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, उसके बाद आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे। ग्राफिकली अगर आपको देखना हो तो बैक प्रोड्यूस करो, तो वो वैल्यू वाइज वर्क फंक्शन बाई ई आता है, बट उसका कोई ग्राफ में सिग्निफिकेंस नहीं है। ग्राफ में पहले जीरो है, बाद में बढ़ रहा है। ठीक है जी। अगले पे इसी का दूसरा टाइप का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। पहले थियोरेटिकली समझो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। शुरुआत में जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। जब थ्रेशोल्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ेगी, रिमेनिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ग्राफ ऐसा ही होगा। मैथमेटिकली देखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आ गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल। बैक प्रोड्यूस करो, ये क्या हो गया? वर्क फंक्शन नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आ जाता है, जितना आपने पढ़ा इन सबको कंबाइन कर दिया, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, जितना आपने पढ़ा उसी का ही है, मैं थियोरेटिकली पढ़ रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा एक एक पॉइंट को। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above the threshold frequency, the photoelectric current
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑब्वियसली और नॉट। पहला पॉइंट जो था करंट क्या हुआ, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटीरियल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of intensity. वही point हो गए। Third, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency of incident radiation called threshold frequency, below which no emission of photoelectrons takes place, no matter how intense the light is। जितनी मर्जी इंटेंसिटी कर दो, जब तक वो थ्रेशोल्ड कवर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। Above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons increases linearly with frequency, जो भी एक ग्राफ हमने पढ़े। और लास्ट, the photoelectric emission is an instantaneous process, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, उसने फोटोन आया, उसने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आया। ऐसा नहीं हुआ कि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन कह रहा रुक जा मैं चाय पी रहा हूं थोड़ी देर में बाहर आऊंगा, नहीं, इंस्टेंटेनियस फोटोन ने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन को उसी वक्त बाहर आया। टाइम लैग नहीं होता बिल्कुल भी दोनों में। क्लियर? इनको बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये याद करने हैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी क्या है? एक ही पॉइंट है, उसी को घुमा फिरा के बोला हुआ है, ये भी थियोरेटिकल है। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी क्या कहता है? पहला मेन पॉइंट मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंडेंट होती है, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। पार्टिकल थ्योरी ने क्या बोला? एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस हो गया वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के बीच में। ठीक, इसी को घुमा फिरा के अलग अलग पॉइंट्स में बताया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सर्फेस ऑफ मेटल एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी कंटिन्यूअसली। रेडिएशन की एनर्जी आई वो वेव की फॉर्म में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं है, जो कि हमने यहां बोला। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। यहां पे नहीं है। इन दिस पिक्चर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सर्फेस is then expected to increase with increase in intensity। इंटेंसिटी बढ़ती तो एनर्जी बढ़ती, एनर्जी बढ़ती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता, वो नहीं बढ़ा था ना। Also, no matter what is the frequency of radiation, a sufficient intense beam should be able to impart energy to the electron so that it exceeds the minimum energy needed to escape the metal surface. A threshold frequency therefore should not exist, but it exists, therefore वहां यहां पे वेव थ्योरी फेल हो गई। दीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वेव थ्योरी डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द ऑब्जर्वेशंस। ठीक, सेकंड, further we should note that in the wave picture the absorption of energy by electron takes place continuously energy electrons लेते हैं over the entire wave front of radiation. Since a large number of electrons absorb energy, the energy absorbed per electron per unit time turns out to be small. वेव ने बोला कि सबके पास एनर्जी आती है, सबके पास एनर्जी आती है तो जितनी एनर्जी इंसिडेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ही मिलनी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होना ही नहीं चाहिए। Explicit calculations estimate that it can take hours or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function and come out of the metal. This conclusion is again a striking contrast to the above observation that the photoelectric emission is instantaneous. In short, wave picture is unable to explain. इसीलिए हम कहते हैं few phenomena जैसे interference था, diffraction था, वो particle nature नहीं explain कर पाता, और वहां यहां पे हम बोलते हैं कि ये वाले फिनोमेना वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं करता। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं रेडिएशन का डुअल नेचर है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल, समटाइम्स इट बिहेव्स एज वेव। क्लियर? अब आ जाते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पे। सामने देखिए, मैं इजी हर टाइप के एक दो क्वेश्चन करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, ज्यादा घबराने वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके। लेट मी डू सम क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक क्वेश्चन, कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द सेंसिटिव प्लेट। एक सेंसिटिव प्लेट है, उस पे वेवलेंथ जो इंसिडेंट है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है, विद वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये वर्क फंक्शन है।
फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8 और वेवलेंथ है 5500 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ये एनर्जी किसमें आई, जूल्स में। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करोगे, ये आ रहा है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। एनर्जी कितना हो गया, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी कितना है 2.26, वर्क फंक्शन 1.7, आपके पास आ गया 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला निकालने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, जानबूझ के मैंने सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जी इज ईवी नॉट, यही फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी है 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं ईवी नॉट के इक्वल कर दो, ई से ई कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 0.56 वोल्ट। खत्म, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जूल्स में करते तो सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में करता तो ई की वैल्यू पुट करनी पड़ती, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फिर भी कटता, रिजल्ट तब भी सेम आता। तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमें सिंपल बात ध्यान दो, इससे एक और बहुत छोटी सी पॉइंट पता लगता है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल x वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी होगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सोचो तो ई वी नॉट, ई इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई करोगे जूल्स में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, ई से ई कट नहीं जाएगा। सो बात तो वही आ गई ना। सो अगर मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x वोल्ट। तो इस डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाती है, बहुत काम आएगा ये पॉइंट फटाफट करने के लिए। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपको बोला, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। एमिटेड ऑन शाइनिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ दी है 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, ये वेवलेंथ दी हुई है ऑन द मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पहले इंसिडेंट एनर्जी निकालते हैं। हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, एच कितना है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा कितना दिया है 6.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी यहां से समथिंग, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई इंसिडेंट एनर्जी जो हमने निकाला माइनस वर्क फंक्शन, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। खत्म, इजी लगे ये क्वेश्चंस। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। आपको क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड ऑफ अ फोटोसेल। ये जो हमने कैथोड वो बनाया था ना, इसको फोटोसेल बोलते हैं। सो ये आपके पास एक फोटोसेल है। क्वेश्चन में आपको बोला लैम्डा 250 नैनोमीटर है, इंसिडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4 वोल्ट का। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज टू 300, ओके लैम्डा 1 था, लैम्डा 2 कर दिया 300 नैनोमीटर, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो, इजी हो जाएगा, नहीं भी करोगे तब भी हो जाएगा। एच सी बाय लैम्डा 1 ये इनिशियल एनर्जी हुई, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, हाँ कि ना,
फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वेवलेंथ के लिए एच सी बाय लैम्डा 2, वर्क फंक्शन तो सेम है, प्लस ई वी नॉट हमें निकालना है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, एच सी कॉमन 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, ई कॉमन 4 माइनस वी नॉट। सब कुछ मालूम है, ये पता 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 है, वी नॉट निकल आएगा, हो जाएगा कैलकुलेशन। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है अगला, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द निकल सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दी है 2000 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन दिया 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई उड़ा देना, आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनर्जी कितनी हो गई, एच सी बाय लैम्डा, सो एच इज 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा इज 2000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। मान लिया ये एक्स आ गई, कैलकुलेशन आप कर लेना, मान लिया ये एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यस और नो। सो एक्स माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एक्स निकाल चुके हो पहले, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 5.01 वोल्ट। एक्स निकाल के सीधा पुट करना है। समझ में आया? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस, अ ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी का दिया हुआ है, अभी हमने नहीं किया ना ये वाला, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, रट्टा नहीं। वी स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। पहले ग्राफ पूरा कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये पीछे तक आके यहां मिल रहा है, ये लेंथ दी है L, ये लेंथ दी है N, ठीक है, ये दो चीज दी हुई है। यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन। प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन, इन दोनों का एक्सप्रेशन निकाल, घबराना नहीं, कोई बात नहीं। रिलेशन क्या था हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां पे हमें वी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, सो 2h बाय m इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन इंटू 2 बाय m, ये ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया 2h बाय m, मानते हो? ये जो ग्राफ है इसका स्लोप हो गया 2h बाय m, और इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया, y इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड हो गया ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन बाय m। अब ग्राफ पे देखो y इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, l, सो ट्वाइस वर्क फंक्शन बाय m, आपको l दिया हुआ है, इसका मतलब वर्क फंक्शन हो गया ml बाय 2। पहला पार्ट तो निकल गया जी हमारा, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई ml बाय 2, इजी लगा। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। वर्क फंक्शन के साथ साथ हमें निकालना था प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट किससे निकलता है, स्लोप से निकलता है। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, या आप स्लोप ना भी देखो, अगर इस पॉइंट की बात करो, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? यहां पे y इंटरसेप्ट 0 होगा, तो यही कर देता हूं। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब अगर v स्क्वायर 0 है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, n के। अगर v स्क्वायर 0 है तो फ्रीक्वेंसी है n के इक्वल, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू एच एन माइनस वर्क फंक्शन। तो h कितना हुआ,
वर्क फंक्शन बाय एन, हाँ कि ना, वर्क फंक्शन आप निकाल चुके हो, तो ये हो गया ml बाय 2n, प्लैंक्स कांस्टेंट निकल गया इन एक्सप्रेशंस की टर्म्स में, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? या फिर एक और काम कर सकते हो, स्लोप ऑफ द ग्राफ कितना हुआ, ये होता है tan थीटा, स्लोप कितना हुआ tan थीटा, tan थीटा कितना हुआ l बाय n, हाँ कि ना, और स्लोप ये है 2h बाय m, तो h कितना हुआ ml बाई 2n, यहां से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको स्ट्राइक करे, ग्राफ से निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, समझ में आया जी? एक और क्वेश्चन देखते हैं, सामने देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहे फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 एंड न्यू बाई 3। ये है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू बाई 2 और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू बाई 3, दोनों पे न्यू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है मैक्सिमम का। इधर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सॉल्व करके आ गया एच न्यू बाई 2। इधर काइनेटिक एनर्जी का कितना होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ गया 2h न्यू बाई 3, दोनों का रेशियो ke1 अपॉन ke2 कितना हुआ, h न्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई 2h न्यू बाई 3, ये आ गया आंसर 3:4। समझ में आ गया? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सो आपको ये सब अटेम्प्ट करने होंगे, मैं आज एंड में होमवर्क बता दूंगा आपको क्या है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था, पहले वो स्टेटमेंट देखिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अ मूविंग पार्टिकल, ये कोई भी हो सकता है, पार्टिकल की जो वो रेडिएशन जो पहले किया वो उसके वो सारे कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एक बॉडी मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अ मूविंग पार्टिकल समटाइम्स acts as a wave and sometimes as a particle, दोनों इफेक्ट हो जाते हैं उसमें। जो उसकी वेव, अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सो डी ब्रॉगली wavelength is given by lambda is equal to h upon mv, पढ़ा है ना, या lambda is equal to h upon momentum। सो एक तो ये रिलेशन होगा जो हम काम करेंगे इसमें। दूसरा h upon momentum, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2me, याद है, p स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर इज 2me, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है। तो h अपॉन काइनेटिक एनर्जी p कितना हुआ, √2me, सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये रिलेशन है। दो रिलेशंस हम यूज करेंगे इसमें। ठीक, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन, वो क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हम यूज करेंगे पार्टिकल के लिए, और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा हम यूज करते हैं रेडिएशन में, जो हमने पहले पढ़ा। ये पार्टिकल्स की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड by applying potential difference V, मैं V पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट किया, तो चार्ज इनटू वोल्टेज, ये वर्क डन हुआ, ये उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई √2ev by m।
ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, सब्सटीट्यूट करो, √2ev/m, कट के आया h/√2mev, वैल्यूज डालते हैं, ये आता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कोई और चार्ज है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, h/√2 मास ऑफ दैट चार्ज, चार्ज ऑफ दैट चार्ज इनटू v। ये v वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mqv, ये रिलेशन है। किसी भी और चार्ज को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। अगर सपोज करो हमने बात की, लेट्स सपोज मैंने बोला कि किसी पार्टिकल की एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, और वो है सपोज 3/2 kT, तब उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूले में जो आपने किया उसमें सब्सटीट्यूट करोगे। क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू h/ ये वाला h/√2me, तो वही लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 3/2 kT। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एनर्जी 3/2 kT की जगह सिर्फ kT दी हो, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये कट गया तो ये आ गया h/√3m kT। 3 मैं क्यों ले रहा हूं, जनरली बॉडीज में √3/2 kT एनर्जी होती है, क्योंकि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है पॉइंट मास के लिए। 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। ठीक है जी। सो ये कुछ रिलेशंस हैं। मेन रिलेशन आपका यही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या h/mv या फिर h/√2me। ये वाला न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार आता है, प्रूफ की फॉर्म में भी आ जाता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, अगर आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट कराएंगे, या फिर कॉन्सेप्चुअल वाइज भी आता है, वो भी बताऊंगा मैं क्वेश्चंस। क्लियर। आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स बेटा थ्योरी है, इसको रीड करना है आपको अपने नोट्स में से, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लर्न करने वाले हैं सिर्फ। लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये भी लर्न करने वाला है, पर मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो समझाने वाला पार्ट है, बाकी ऑब्जर्वेशंस है सिर्फ इसकी। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गन ली, इसने एस्टैब्लिश किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सबसे पहले इसने डेविसन जर्मर ने किया। इसने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई। इलेक्ट्रॉन गन कैसी होती है, ऐसी दिखती है। ये एक आपके पास फिलामेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया इस फिलामेंट पे, हीट अप कर रहे हो इसको काफी, क्योंकि इसमें करंट पास करेगा तो ये हीट अप हो जाएगा, इसमें करंट पास करेगा तो ये हीट अप हो जाएगा, हीट अप होगा तो थर्मियोनिक एमिशन करेगा। साइड पे इस तरह का सेटअप लगा रहा हूं, पहले देख लो, छोटी सी ओपनिंग छोड़ी, यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इससे हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बन गया नेगेटिवली चार्ज, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हर तरफ, ज्यादातर ये अट्रैक्ट खींच लेगा। सिर्फ इससे बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, बाकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये नेगेटिव था तो इसने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से बाहर निकलेगा। इस सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन।
इसने क्या किया, सामने रखा निकल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक किया, अलग अलग एंगल पे डिविएट हुआ, यहां पे बनाया एक डिटेक्टर जिसने इलेक्ट्रॉन के किस एंगल पे जाके कितनी वोल्टेज पे किस एंगल पे कहां टक्कर मारी उसने, वो डिटेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। इसने क्या नोटिस किया, अलग अलग वोल्टेजेस के लिए ग्राफ बनाए, इसने देखा कि 50 डिग्री एंगल पे 54 वोल्ट, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस था 54 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी एकदम बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया इलेक्ट्रॉन्स ने, उसने 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक वेरिएशन की थी, जिसमें उसको 54 वोल्ट पे 50 डिग्री के एंगल पे ये सिचुएशन मिली। तो 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे एंगल पे उसने नोटिस किया, तो उसने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली उस वक्त H/mv, तो वो सॉल्व करके आई 0.167 मिलीमीटर। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंटली निकली, मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली भी यही वेवलेंथ निकली। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका होता है, वेव्स का। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स ने क्या शो किया, वेव नेचर। तो यहां से एस्टैब्लिश हो गया वेव नेचर ऑफ लाइट। ये सिर्फ रीड करने वाला है, थ्योरी वाइज आप एक बार पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, इसके ग्राफ भी याद करने होंगे कि कितने वोल्टेज पे ग्राफ कैसा बनता है इंटेंसिटी का। सो वो ग्राफ्स याद करेंगे और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस पे और कुछ समझने वाला नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन का वर्किंग आपको समझना था। क्या का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में जो जाएगा, उसको सामने निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया, अलग अलग एंगल पे डिविएट हुआ। जब पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट था, 50 डिग्री के एंगल पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव्स का। तो यानी इलेक्ट्रॉन ने क्या शो किया, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, इसके अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जितना हमने डी ब्रॉगली वाला किया। सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है शुरुआत के। तो जैसे आपको बोला, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 500 किलोमीटर्स पर सेकेंड, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे 500 × 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड। सो 5 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और देखते हैं, सामने देखिए स्क्रीन पे आ रहा है आपके, कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट splits into two fragments of masses m/3 and 2m/3। एक न्यूक्लियस है, दो मासेस में डिवाइड हो गया, एक मास है m/3, एक है 2m/3। जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। आपको कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या रेशियो होगा, λ1/λ2 H/P1/H/P2, P1 P2 सेम है। आंसर कितना आया, 1:1। कुछ भी सिचुएशन हो, जब न्यूक्लियस टूटता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, तो दोनों के दोनों का मोमेंटम तो सेम ही होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, मतलब जितना एक का होगा दूसरे का उतना ही नेगेटिव होगा। मानते हो ना, ये करा हुआ है ना आपने, अगले चैप्टर में न्यूक्लियाई में और डिटेल में आएगा, केमिस्ट्री में वैसे किया हुआ है आपने ये। और देखते हैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। एक सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपको, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। 64 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में। ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट लगा दो, 12.27/√64 एंगस्ट्रॉम। √64 8 होता है, 12.27/8 एंगस्ट्रॉम। आंसर आ गया। कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। ठीक है, और देखते हैं, आपको बोला, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट की है। अब आपको क्या रिलेशंस पता है एनर्जी के, ये अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़े तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एटम्स अगला चैप्टर है उसमें करेंगे। क्या रिलेशन होता है, एनर्जी का रिलेशन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए
-13.6 अपॉन n स्क्वायर। n इज कौन सा ऑर्बिट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होती है, सेकेंड ऑर्बिट पे -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सेकेंड ऑर्बिट पे। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 अपॉन 9, ये सॉल्व करके आता है -1.51 एंड सो ऑन। दूसरी बात, जितनी एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव में, जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव में। ये अगले चैप्टर में एटम्स में आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, नहीं याद केमिस्ट्री का तो कोई बात नहीं, एटम्स में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। सो ग्राउंड स्टेट पे इतनी एनर्जी है, आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड एनर्जी लेवल पे कितनी होगी -13.6 अपॉन 4, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आपने निकाल ली, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2me, काइनेटिक एनर्जी √2me। So h 6.6 into 10 to the power minus 34 upon √2, mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 into E, energy 3.4 into 10 to the power minus 19 joules। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इसका अब हम होमवर्क देखते हैं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहला काम, आपको learn theory and do everything in writing, लिख लिख के थ्योरी याद करनी है आपको। नंबर 2, डू न्यूमेरिकल्स। असाइनमेंट में जितने भी हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, दोनों दो एक्सरसाइज हैं, दोनों एक्सरसाइज करेंगे। 3 कॉन्सेप्चुअल्स। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कॉन्सेप्चुअल्स है। ये काम डे 1 पे होगा, ये काम अगले दिन होगा। पहले आप आज 2 दिन लगा के ये करेंगे, फिर अगले 2 दिन पे कॉन्सेप्चुअल्स करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस सिंपल चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।